अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद आप सबके साथ रेसिकेम के इपॉक्सी फ्लोरिंग के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्कस करना और इपॉक्सी फ्लोरिंग से रिलेटेड और इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग से रिलेटेड कुछ छोटे से ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट से कि सबसे पहले इपॉक्सी फ्लोरिंग्स के हमारे पास ऑप्शंस क्या है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो इपॉक्सी की कुछ फ्लोर कोटिंग्स हैं, फिर हमारे पास हाई स्ट्रेंथ फ्लोर स्क्रीड्स हैं जिसके ऊपर ऑफ कोर्स इपॉक्सी कोटिंग या फ्लोरिंग की जा सकती है, और उसके बाद हमारे पास हाई स्ट्रेंथ डेकोरेटिव कलर्ड फ्लोर स्क्रीड्स या मुख्तलिफ इपॉक्सी फ्लोरिंग्स के जो दूसरे आइटम्स हैं वो हैं। ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, इसके एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशंस, इपॉक्सी बुनियादी तौर पे है क्या, इपॉक्सी इस्तेमाल करने के जो कुछ एडवांटेजेस या फ़वाइद हैं, और क्यों इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाए, इसके मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशंस अगेन, और फिर अलग अलग हमारे जो मटीरियल्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इपॉक्सी बुनियादी तौर पे है क्या। इपॉक्सी कुछ बेसिकली बुनियादी तौर पे इपॉक्सी जो है कुछ रेजिन्स और हार्डनर्स पे मुश्तमिल होती हैं, और ये रेजिन्स और हार्डनर्स बुनियादी तौर पे मिक्स होने के बाद एक बिल्कुल सॉलिड पत्थरनुमा प्लास्टिक जैसी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इपॉक्सीज़ इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि ये सरफेसेस के साथ इसकी अपनी एडिशन बहुत अच्छी होती है, ये हीट रेजिस्टेंस होता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि इपॉक्सीज़ जो हम दूसरे कैपेसिटर्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ यूज़ होती है ये। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग्स के कुछ एडवांटेजेस है वो क्या है। इपॉक्सी फ्लोरिंग्स जो है वो बेसिकली कंक्रीट जो होती है जिसके ऊपर इपॉक्सी फ्लोर होता है उसके वेयर एंड टेयर से जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है, केमिकल्स वगैरह की करोजन से इसको बेसिकली इपॉक्सी जो है इस इपॉक्सी की सरफेस पे अगर कुछ केमिकल्स वगैरह पड़ते हैं तो उसकी करोजन से वो सरफेस ख़राब ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई वेयर हाउस है, वहाँ पे कंक्रीट का फ़र्श है, बनिस्बत इपॉक्सी फ्लोरिंग के वो कंक्रीट का फ़र्श जो है वो जल्दी ख़राब होगा, तो जो फ़र्श की इटसेल्फ वेयर एंड टेयर है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद जब इपॉक्सी की फ्लोरिंग ज़ाहिर है चूँकि स्मूथ होती है और बिल्कुल चिकनी होती है तो मटेरियल्स की जो मूवमेंट होती है, जैसे लेट सपोज अगेन स्टोरेज एरिया की एग्जांपल हो, जैसे वहाँ पे फोर्क लिफ्टर वगैरह चलता है तो वहाँ पे जो है ये आपकी बेसिकली स्मूथ सरफेस होने की वजह से आमदो रफ्त जो है वो तेज़ हो जाती है। अगेन फ्लोर की मेंटेनेंस और कंक्रीट के फ्लोर की निस्बत इपॉक्सी फ्लोरिंग की मेंटेनेंस और क्लीनिंग कॉस्ट निस्बतन कम आती है। वजह यह कि इपॉक्सी इटसेल्फ एक पूरी मोनोलिथिक फ्लोरिंग होती है, बीच में किसी किस्म का जॉइंट नहीं होता, जैसे टाइल्स वगैरह है। अब टाइल्स अगर लगाएंगे तो उसके बीच के जॉइंट्स में जो है वो गंद वगैरह रह जाता है। इपॉक्सी चूँकि मोनोलिथिक है तो वन गो में क्लीन हो जाता है। इसकी आप अगर इपॉक्सी की नॉन स्लिप इपॉक्सी वगैरह करते हैं तो उससे स्लिप होने के चांसेस नहीं होते हैं। और चूँकि इसकी इटसेल्फ जैसे पहले कहा था कि कंक्रीट के निस्बत क्या कहते हैं बेहतर फिनिश होती है तो वेयर एंड टेयर कम होता है, बेहतर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की निस्बत तो वेयर एंड टेयर कम होता है। और एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपके ऊपर की रोशनी होती है या हमने छतों पे कोई किसी किस्म की लाइट होती है तो लाइट की रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छी कर देता है, स्पेशली जब नई फ्लोर इपॉक्सी फ्लोर हुआ होता है तो वो बहुत ग्लॉसी होता है। तो जो आपकी लाइट की रिफ्लेक्टिविटी है फ्लोर से उसको ये इपॉक्सी फ्लोर बहुत बेहतर करता है। तो अगर बड़े स्पैन का कोई फ्लोर है तो वहाँ पे एक्चुअली इपॉक्सी फ्लोरिंग करने से लाइटिंग की कॉस्ट कम आती है। मूविंग ऑन, अब इपॉक्सी फ्लोर की अगेन हम अपने वही एडवांटेज कंटिन्यू करेंगे कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। तो अगर लेट सपोज कंक्रीट की निस्बत जैसे मैंने कहा कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो इसकी वेयर एंड टेयर कम है, स्लिप रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंट है, हाइजीन इसकी बहुत बेहतर है। हाइजीन बेहतर कैसे है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे अगर कंक्रीट का कोई फ़र्श होता है तो वो अपने अंदर केमिकल और पानी और चीज़ें, अगर लेट सपोज किचन है कोई तेल वगैरह होता है तो वो कंक्रीट उसको जज़्ब कर लेती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग जो है या इपॉक्सी कोटिंग्स जो है वो इस तरह के मटेरियल्स को अपने अंदर जज़्ब नहीं करती, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा रहता है। तो जब क्लीनिंग की बात आती है तो वन गो में पूरा का पूरा ये एरिया जो है वो क्लीन हो जाता है। इपॉक्सी फ्लोरिंग इटसेल्फ जो है वो केमिकल रेजिस्टेंट भी है कि अब ये डिपेंड करता है कि इपॉक्सी के ग्रेड्स पे, लेकिन इन प्रिंसिपल अगर हमारे पास सर्टन केमिकल्स हैं जो कि नॉर्मल कंक्रीट के फ्लोर को ख़राब करते हैं तो इपॉक्सी फ्लोरिंग्स जो है उन सब केमिकल्स को भी रेजिस्ट करती है।
अगेन लेट अस डिस्कस द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन फॉर ये केमिकल प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा, ये पूरी लिस्ट है जहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा भी कहीं पे अगर हमें कोई स्मूथ सरफेस चाहिए हो तो वहाँ पे भी जो है इस तरह की फ्लोरिंग्स पे काम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे इपॉक्सी फ्लोरिंग्स के मटेरियल्स के ऊपर कि हमारे पास क्या है, और ये उस तरतीब में हम डिस्कस करेंगे जिस तरतीब में ये इस्तेमाल होने होते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी कंक्रीट के फर्श का इंस्पेक्शन करेंगे तो उसमें अगर किसी किस्म के कोई क्रैक्स हैं एप्लीकेशन करने से पहले, तो वो रेसी ईपीओ क्रैक फिलर से भरे जाएंगे। क्रैक फिल होने के बाद अगर हमें सीधे सीधे इपॉक्सी की उसके ऊपर कोटिंग करनी है या इपॉक्सी की फ्लोरिंग करनी है तो हम उसके ऊपर प्राइमर लगाएंगे, और उसके बाद हमारे मुख्तलिफ ग्रेड्स है, टफ माइट, ग्लॉस माइट, कैम माइट, इकोमाइट, वो लगाएंगे। समटाइम्स रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 6 mm, 8 mm, 4 mm सेल्फ लेवल करना होता है। अब उसमें समटाइम्स इशू ये आता है कि अगर हम प्योर इपॉक्सी पिगमेंटेड फ्लोर अगर 4 से 6 mm ले करते हैं, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोपोजिशन, इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आती है, फ्लोर बेइंतहा ड्यूरेबल हो जाता है, लेकिन अगेन कॉस्ट का फैक्टर आता है। थिकनेस अचीव करने के लिए हमारे पास जो है वो दो सेल्फ लेवलिंग सिस्टम्स है। नंबर 1 हमारे पास एक सीमेंटिशियस सिस्टम है जिसे हम रेसी SLS 610 कहते हैं। रेसी SLS 610 जो है वो बेसिकली सेल्फ लेवलिंग सीमेंटिशियस स्क्रीड है जो कि 4 से 6 mm तक के फ्लोर पे हम इसको थिकनेस पे लगा सकते हैं। बहुत अगर कर लिया तो 8 mm की थिकनेस, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सीमेंटिशियस प्रोडक्ट्स का ड्रॉबैक ये होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ने में जो है 28 दिन लेता है या इन सम केसेस 14 दिन लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा। अब अगर हमें वही थिकनेस अचीव करनी है लेकिन कम टाइम में, तो हम रेसी EPO FS 5000 रेकमेंड करते हैं जो 3 से 6 mm का सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी स्क्रीड होती है। इसकी हाईली फिलर एडेड इपॉक्सी स्क्रीड होती है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो निस्बतन जो है प्योर इपॉक्सी पिगमेंटेड फ्लोरिंग के कम आती है। फिर इसके FS 5000 के ऊपर भी आप मुख्तलिफ इपॉक्सी के जो है वो ग्रेड्स की आप कोटिंग या फ्लोरिंग कर सकते हैं। कोटिंग और फ्लोरिंग में बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है कि जो कोटिंग होती है उसे हम 300 माइक्रोन, 400 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, उससे ज़्यादा हम उसको हम कोटिंग कंसिडर करते हैं। फ्लोरिंग जो है हम 1000 माइक्रोन प्लस या 2000 माइक्रोन प्लस की जो मोटी तय होती है इपॉक्सी की, उसे हम फ्लोरिंग कहते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास जो रेसी EPO क्रैक फिल एज डिस्कस कि ये इपॉक्सी बेस्ड क्रैक फिलर है। इसके कुछ एडवांटेजेस है जैसे इजी टू अप्लाई है, कंक्रीट की निस्बत इसकी 3 गुना जो है वो स्ट्रेंथ है। कुछ हद तक ये फ्लेक्सिबल है कि लेट सपोज फ्लोर में कोई मूवमेंट या ऐसी कोई चीज़ है और EPO क्रैक फिलर से एक दफ़ा भर दिया हमने सरफेस, तो जहाँ पे EPO क्रैक फिल लगा हुआ है वहाँ पे दोबारा क्रैक्स आने के चांसेस नहीं हैं। उसके बाद जो है हम इसको कहते हैं कि क्योर हो जाता है जॉइंट फ्री सरफेस से, और इसकी एक बहुत अच्छी किस्म की केमिकल रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, ये 3 पार्ट सिस्टम है जिसमें रेजिन, हार्डनर और इसका फिलर होता है। इसकी मिक्सिंग रेशो ये है कि ये एक पार्ट इसका रेजिन होता है 0.8, यानी 1 किलो और 800 ग्राम में अगर मैं लेट सपोज रेजिन और हार्डनर मिलाऊं तो इसके 20 पार्ट्स जो है यानी 20 किलो इसके फिलर की जो है वो इसका रेशो पड़ता है। अगेन इसमें आप फिलर का रेशो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लेट सपोज फ्लोर पे कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपना फिलर का रेशो कम कर सकता हूँ जिससे मेरी ये क्रैक फिलर क्रैक के अंदर पेनिट्रेट बेहतर हो जाए। लेकिन अगर मैं लेट सपोज अपने दीवारों पे या कहीं इस तरह की सरफेस पे क्रैक फिलिंग करूँ तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे अपने फिलर का रेशो बढ़ाना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी पेस्ट किस्म की कंसिस्टेंसी हो जाए, और इसके बाद हम इसको दीवारों वगैरह पे जो है इससे फिलिंग कर सकें। अगेन स्ट्रेंथ इसकी 8000 से 14000 PSI हमने फ्लक्चुएटिंग इसलिए रखी है क्योंकि इसमें जो रेशो है फिलर का वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है। होपफुली 8 घंटे में ये क्योर हो जाता है, और अल्टीमेट क्योर यानी इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 4 दिन में आपको मिल जाती है। अगेन ये 2 तरह की पैकेजिंग में आता है, एक 2.18 kg और एक 21.8 kg। जैसे पहले का 100:80 का इसके रेजिन और हार्डनर का रेशो है, और जो फिलर है वो 100:80:20 यानी 100 ग्राम 80 ग्राम 2 किलो और 1 किलो 800 ग्राम और 20 किलो की बेसिकली 2 पैकिंग्स में आता है। 6 महीने की इसकी शेल्फ लाइफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SLS 610 की। ये सीमेंटिशियस जो है क्या कहते हैं सेल्फ लेवलिंग स्क्रीड है
जो कि 2 से 4 mm की आइडियल थिकनेस पे हो सकती है। इन सम केसेस 6 mm या 8 mm पे जा सकते हैं, समटाइम्स 2 लेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लेयर में इसकी जो रिकमेंडेड थिकनेस है वो 2 से 4 mm है। अगर लेट सपोज इसी को अगर आपने डबल लेयर पे करना है तो पहली दफ़ा SLS करने के बाद कुछ 7 से 14 दिन के दरमियान डिपेंडिंग अपॉन द वेदर वेट करेंगे, जिसके बाद हम दूसरी लेयर करेंगे ताकि एक सर्टन थिकनेस बिल्डअप हो सके। इसकी एडवांटेजेस ये है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल है, वेदर रेजिस्टेंट है, इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई। आपने सिंपली बैग खोला, पानी मिला और इसको आपने पोर कर दिया। अगेन प्रीमिक्स मटेरियल है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कंसिस्टेंट है, और इससे जो हमारी जॉब साइट है, नॉर्मली क्या होता है फर्श डालने के लिए सीमेंट, रेती, ये दूसरे आपको चीज़ें जो है साइड पे मंगवानी पड़ती है, मिक्स करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। रेडी टू यूज़ है तो ये इट प्रमोट्स क्लीनर एंड सेफर साइट्स। इसकी हम कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन इसकी 28 दिन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, और इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 28 दिन में 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। इसका मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ जो है वो 3.36 mm है, और वाटर एप्लीकेशन यानी कि 1 किलो में 20% ±5%, यानी कि 15% से 25%, यानी 1 किलो में 150 ml से 250 ml तक इसमें पानी आप डाल सकते हैं, जिसके बाद आप मिक्स करके इसकी अपनी एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट आता है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है प्राइमर। ये इपॉक्सी क्रैक फिल होने के बाद अगर लेट सपोज हमें थिकनेस बढ़ानी है तो हमने सीमेंटिशियस SLS यूज़ कर लिया, उसके बाद हम प्राइमर लगा के जो है इसके ऊपर फर्दर इपॉक्सी कोटिंग करते हैं। तो अगेन सिंपल है, 2 कंपोनेंट प्राइमर है। मिक्स होने के बाद ये बेसिक ब्रश अप्लाइड होता है। ये बेसिकली प्राइमर का मकसद ये होता है कि अगर ज़ेरे ज़मीन कहीं पे मॉइस्चर है या कोई ऐसी चीज़ है तो ये उसको वहाँ पे रोक लेता है। इपॉक्सी की फर्दर सब्सिक्वेंट क्या कहते हैं कोटिंग या फ्लोरिंग करने के लिए ये एक बहुत अच्छी की दे देता है। अगेन इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ क्लियर कोट टू मेंटेन द ओरिजिनल कलर एंड अपीयरेंस ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब लेट सपोज हमने कोई पुरानी इपॉक्सी की हुई है तो उस इपॉक्सी के ऊपर क्योंकि इसकी बहुत ही क्लियर कोटिंग होती है तो उसकी ग्लॉस रिजुविनेट करने के लिए या समटाइम्स उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती है तो उसको रिजुविनेट करने के लिए भी हम प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करने से पहले हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि इसका एक सैंपल लगा लिया जाए ताकि हमें पता हो कि मटेरियल का साइड पे बिहेवियर क्या होगा। अगेन इसकी 100:80 का रेशो है, जिसमें अगेन कवरेज इसकी 50 से 70 स्क्वायर फुट अगर कंक्रीट बहुत पोरस हो। अगर कंक्रीट की पोरोसिटी कम है तो ये 150 से 200 स्क्वायर फुट तक भी इसकी कवरेज आ सकती है। बाकी ये टेक्निकल टेबल है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको फर्दर भी देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी पैक साइज़ की। तो अगेन 1.8 kg आपके जो है 10 और 8 kg में आता है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये हैगा 18 किलो है तो पार्ट है इसका 10 kg, पार्ट भी इसका 8 kg है, और 30-24 की पैकिंग में भी आता है जिसमें 30 kg रेजिन और 24 kg हार्डनर है। फर्दर हम बात करते हैं टफ माइट की। टफ माइट इज़ अ 2 कंपोनेंट इपॉक्सी रेजिन बेस्ड हैवी ड्यूटी ट्रैफिक वगैरह के लिए। ये 300 से 4000 माइक्रोन तक लग सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल क्या कहते हैं फ्लोर कोटिंग होती है, और जनरल पर्पस हैवी ड्यूटी जो हम सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कोटिंग वो यही टफ माइट करते हैं। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है, इसके ऊपर इपॉक्सी और PU ओवर कोट हो सकता है, अब्रेजन रेजिस्टेंस अच्छी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है, नॉर्मल कंक्रीट से 3 से 4 गुना ज़्यादा मजबूत है, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कंक्रीट से बहुत ज़्यादा बेहतर आती है। और दूसरे सबस्ट्रेट से जैसे मेटल हो गया या कोई और सरफेस हो गई तो उसके साथ भी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है। फर्दर हम बात करते हैं इसकी कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ की। तो अगेन इसकी फ्लेक्चरल जैसे आप देख सकते हैं 95 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 51.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की इसकी क्या कहते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है। यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 56.9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। कवरेज अच्छा इसकी तो बाकी और इसकी कवरेज 6 से रिलेटेड और टैग फ्री टाइम और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप इसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्लाइड को पॉज कर सकते हैं। आई विल फर्दर मूव ऑन टू पैकेजिंग। 1 किलो और 400 ग्राम, 14 किलो और 28 किलो A और B पार्ट्स की इसमें पैकेजिंग मेंशन हुई है। फर्दर हम बात करें ग्लॉस माइट की। जैसे टफ माइट हमारी एक समझे कि सेमी ग्लॉस कह लें या नॉर्मल ग्लॉस फ्लोरिंग है, इसी तरह से ग्लॉस माइट हमारी हाई ग्लॉस फ्लोरिंग है।
जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी कि इपॉक्सी फ्लोरिंग से एक एडवांटेज ये होता है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस वजह से ग्लॉस माइट हम रेकमेंड करते हैं विच इज़ अ हाई ग्लॉस बेसिकली फ्लोरिंग। तो एरिया में बेसिकली जो हमारी लाइटिंग है इस तरह की फ्लोरिंग, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बहुत अच्छा है, तो कम हो सकती है। अगेन ये जैसे टफ माइट 300 से 400 माइक्रोन लग सकता है, इसी तरीके से ग्लॉस माइट की भी जो है इसी तरह से थिकनेस है। अगेन एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ एरियाज़ में ये इस्तेमाल भी हो सकता है। कैन बी ईजीली भी ओवर कोटेड विद इपॉक्सी और पीयू, और मुख्तलिफ इसकी जो है एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगेन it is 3 to 4 times stronger than your typical concrete as well, and also it has good chemical resistance. tough mite की निस्बत gloss mite का जो chemical resistance है वो काफ़ी बेहतर है। हम इसकी कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो अगेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 113 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की है, जहाँ पे टफ माइट की 95 थी, उसकी निस्बत इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है। मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ 45.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की है। इसी तरीके से इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ पे इसके टेक्निकल टेबल पे मेंशन की हुई हैं। हम फर्दर बात करेंगे इसके पैक साइज़ की, तो 1.4 14 केजी और 28 केजी ए और बी पार्ट्स में बेसिकली मुश्तमिल है। 1 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है। अब हम बात करते हैं कैम माइट की, जहाँ पे टफ माइट हमारा एक जनरल पर्पस है और ग्लॉस माइट हाई ग्लॉस फ्लोरिंग है। इसी तरीके से कैम माइट जो है हमारी वो केमिकल रेजिस्टेंट जो है फ्लोरिंग है। ये वही 2 कंपोनेंट है, 300 से 4000 माइक्रोन पे लगती है, लेकिन अगेन इसका जो हाईली करोजिव केमिकल्स को जो रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है वो नॉर्मल इपॉक्सी से बहुत बेहतर है। तो इसकी इसी तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें। अब जैसे हमारे पास ग्लॉस माइट और टफ माइट था, उसी लेवल पे इसकी भी कंप्रेसिव और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हम यहाँ पे देखेंगे कि आती है। अगेन हम फर्दर बात करें अपनी, तो इसका एक केमिकल रेजिस्टेंस का चार्ट है जो देख के हम ये चीज़ का तायुन करते हैं कि गोया के ये केमिकल गोया ये फ्लोरिंग किस तरह के केमिकल्स को रेजिस्ट करती है। तो अगेन 99% एसिटिक एसिड है फॉर एग्जांपल, तो उस पर किसी किस्म का रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस है, विच मीन्स दैट अराउंड 10% मास वॉज चेंज्ड इन 1 डे। लेकिन अगर हम इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, किसी किस्म का मास चेंज नहीं होता है, बहुत कम मास चेंज होता है, वो भी 80 दिनों में। तो वो भी अगर पड़ा रहे, अगर इसी तरीके से अगर ये जितने भी केमिकल्स अगर ये गिरने के बाद फौरी तौर पे साफ़ हो जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली इस कोटिंग या इस फ्लोरिंग को जो कैम माइट की है उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। अब हम फर्दर बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो इसका रेशो 100:54 है, यानी कि 1 किलो 540 ग्राम, 10 केजी और 5.4 केजी और 20 केजी और 10.8 केजी। इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह है विच इज़ जहाँ पे हमें पता है कि नीचे से डैम्पनेस आ रही है या सेम आ रही है, या हवा में नमी जो है वो 75% से ज़्यादा है, तो पहले तो ये नमी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा हमें, और इसकी जो ह्यूमिडिटी है एरिया की वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और जब इसकी एप्लीकेशन हो रही है तो एरिया में वेंटिलेशन बेहतर हो, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास बेहतर आता है। इसकी वही 1 साल की शेल्फ लाइफ है। तो दैट वाज इट फॉर इपॉक्सी फ्लोरिंग्स। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे लायक कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच।